था हाइब्रिड सीड और कंपोजिट सीड। हाइब्रिड सीड के लिए सीधा सीधा कहा गया है कि दो जो वेराइटीज है उनका आपस में संकर। अब आप ब्रीडिंग पढ़ोगे तो वहां एक इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा। अंतरा जातीय संकरण और अंतः जातीय संकरण पढ़ लिया या पढ़ोगे? पढ़ लिया? कैसे नहीं पढ़ा भाई, 12th पास करके तो आए हो सारे के सारे हैं। झूठ बोलना पाप है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पाप नहीं है। समझ गए होंगे आप? कैसे नहीं पढ़ा? जब मैंने कह दिया कि आपका पढ़ा हुआ तब तो आप कह ही रहे हो ना, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब तक अगर आप 11th 12th की आपकी बुक्स है पीछे मानगो रेड डेटा बुक, खड़ा हो जाओ भाई, आप ही को कह रहा हूं, पीछे से आपके पड़ोसी। कोई दिक्कत है? मैं बैठ जाता हूं आपकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां आ जाओ। क्या नाम आपका? जोर से बोलिए, मेरे साथ सुनाई नहीं देता, मेरे कान खराब है। किशन सिंह, विशन सिंह। आगे क्या करते हैं पापा? बिजनेसमैन है क्या? क्या करते हैं पापा तेरे? थोड़ा बता दो इन बाकी लोगों को भी, ताकि ये भ्रम में न रह जाए। या जोरी की दुकान है तुम्हारे? क्या करते हैं पापा तुम्हारे? कुछ भी नहीं करते? यहां किस लिए तो भेजा होगा ना तुम्हारे को? उनसे जाके पूछना कि उनको 10 रुपए कमाने में कितना जोर आता है। सुबह से शाम वो नंगे पैर खेतों में दौड़ते रहते हैं, ठीक है, रात को अगर 10 बजे भी लाइट आएगी तो उठ के जाएंगे, लेकिन तुम लाडलो के लिए 1 मिनट भी परेशान नहीं होने देंगे। ये शायद तूने ऊपर जरीकन भी पहन रखी है तो उन्होंने वो तेरी चॉइस पे छोड़ी होगी, उनकी चॉइस पे तो तू पहनता ना, तो शायद तू सोच नहीं पाता कि वो कैसी लाके देते हैं। ठीक है, आगे से गलती मत करना मेरी क्लास में, बाकी टीचर्स चाहे जो हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी अन्य बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अपना टॉपिक आ गया था इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों को इजी लग रहा होगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत काम का है जब आप कपास पढ़ोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है सारे टॉपिक एग्रीकल्चर के इंटर कॉम्बिनेशंस हैं। जब तक अगर आप एक टॉपिक को नहीं समझोगे, अभी जैसे आपके टोमेटो की क्रॉप चल रही थी, मैं बाहर बैठे हुए सुन रहा था, ठीक है, उसमें भी आपने कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ी होगी, स्टिकिंग के वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, या कुछ एक वेराइटीज थी अंगूर लता के बारे में वो जिक्र कर रहे थे, ठीक है। जैसे आपके किचन गार्डनिंग का टॉपिक आएगा तो वहां इन वेराइटीज का वापस जिक्र होगा, ठीक है। एक अभी जैसे कुछ वेराइटीज चल रही थी अर्का के नाम से सारी की सारी, ठीक है, तो उनमें भी आप जैसे ही IIHR का नाम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि अर्का शब्द लगा हुआ है वो किसके कारण लगा हुआ है। तो वो सारी चीजें जब तक आप क्लियर कर लोगे आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि इनका आपस में क्या है, इंटर कॉम्बिनेशन है, और इजी वे में समझ में आ जाता है। इंट्रा वेराइटल और इंटर वेराइटल को यहां समझ लोगे तो यहां आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आगे जो ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन में है वहां भी क्लियर होगा, और उधर कपास में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। एक है आपका इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, उसको बोला जाता है अंतरासस्य संकरण। अंतरासस्य का मतलब होता है एक ही फसल की दो, कौन सी, दो किस्मों के बीच में संकरण करवाया जाए तो वो क्या कहलाता है, इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इंटर का मतलब होता है एक ही फसल की दो भिन्न भिन्न किस्मों के बीच में, दो भिन्न भिन्न किस्मों के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, इंटर।
अब ये क्या होता है, हिंदी में लोगे तो अंतर जातीय अंतरा जातीय वहां गलत हो जाएगा, इसलिए इंटर और इंट्रा का ध्यान रखो। इंट्रा में सेम स्पेसीज और सेम वेराइटीज रहेगी, ठीक है। और इंटर के अंदर स्पेसीज तो सेम है लेकिन उसकी दो वेराइटीज अलग है। फिर इंट्रा जेनेरिक भी आएगा, जैसे ट्रिटिकेल है, वो किस किस का संकरण है, गेहूं और, अब यहां राई कौन है, कोई बता सकता है? क्योंकि अपने यहां लोकेलिटी में राई शब्द का अर्थ अलग निकालते हैं, जबकि वो राई नहीं है, अपन जो पढ़ते हैं वो राया है। यहां अपने जो किसान वर्ग से बच्चे आते हैं वो ये सोचते हैं जो अपन सब्जी के अंदर काम में लेते हैं ना, सरसों के समान बिल्कुल पतले वाले दाने वाले, उसको अपन राई बोलते हैं गांव में, जबकि वो राई नहीं, वो क्या है, राया है। क्लियर है? तभी तो आप लोगों को इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है, रैपसीड एंड मस्टर्ड यूज किया जाता है ना। तो कोई बता सकता है अपने यहां रैपसीड बोई जाती है या मस्टर्ड बोई जाती है? तो कई लगा रहे हो सर, अपने यहां रैपसीड बोई जाती है या मस्टर्ड बोई जाती है? रैपसीड बोई जाती है, ठीक है। अब कभी जब भी आप लोगों को, इसीलिए तो मैं आगे के टॉपिक देके जा रहा हूं, जब भी आपको फ्री मिले, आपकी 12th और 11th की बुक्स है उसको आसानी से पढ़ो, उसको टाइम दो कुछ समय के लिए, उसमें लिखा हुआ है इजी वे में। तो वहां जो मैं बात कर रहा हूं किसमें, ट्रिटिकेल जो विकसित किया था, किसने किया था, रेम्पू ने। साइंटिस्ट कौन था, रेम्पू। उसने जो उस समय उसका विकसित किया गया था, तो इनके जो जीन थे वो दोनों सेम थे, जीन क्या थे, सेम थे, लेकिन स्पेसीज दोनों की अलग अलग थी, स्पेसीज दोनों की क्या थी, अलग अलग थी। तब जाके उन दोनों के संकरण से किसका विकास किया गया था, ट्रिटिकेल का विकास किया गया, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक क्लियर है, आगे चलें। किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन से वैरायटीज तैयार की जाती है, थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूं। इनमें क्या किया जाता है कि फूलों के अंदर इमास्कुलेशन की क्रिया की जाती है, मतलब वहां से जैसे जिनके पुष्प का आकार बड़ा होता है उनमें इजी रहता है, जिनके पुष्प का आकार छोटा रहता है उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, हार्ड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा हर प्रकार की फसलों का हाइब्रिडाइजेशन या हर किस्मों के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है। जिनमें अपने परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है, फूल को इमास्कुलेटेड आसानी से किया जा सकता है, वहां हाइब्रिडाइजेशन इजी वे में करवा दिया जाता है, ठीक है। और यहां जैसे अपन सीधा सीधा अगर देखा जाए, कभी गुड़हल का फूल देखना, क्योंकि आप लोगों के बायोलॉजी में 11th 12th पे उस पर चर्चा भी हुई होगी, या टॉपिक हटा दिया उसका मैं नहीं कह सकता बॉटनी में, या वो भी नहीं मिले तो गांव में अपना धतूरे का फूल देखने को मिलता है। बोटेनिकल नाम कौन बताएगा धतूरे का? खरपतवार है ना, मेडिसिनल प्लांट भी है। उस धतूरे के फूल को अगर अभी कुछ दिनों बाद में आना शुरू हो जाएगा, अभी अंकुरण हो रहा है धतूरे का, जैसे ही उसका फूल देखोगे पीछे आवाज नहीं, सब लोगों को तो मैं पहले कहता हूं जब तक अगर आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आप पीछे वाले इधर उधर अगर आप एक दूसरे की तरफ देखते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। उसका रीजन बता देता हूं मैं, तीसरी लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके पीछे वाला एक भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो सब उसी को देखते रहेंगे। धतूरे का जैसे ही फूल होता है तो उसके बीच में आपने देखना कि जो पुकेसर और उसके परागकण उसके आसपास स्टेमन्स जिसको अपन बोलते हैं, तो उनकी लंबाई जो होती है अलग अलग रहती है, ठीक है, उनकी लंबाई अलग अलग रहती है। या अभी अनार आजकल गांव में अपन सब लगाने लगे, अनार में भी फूल आते रहते हैं, तो उनमें आसानी से अपने को इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये बीच में क्या होती है, ओवेरी रहती है उसके, ये इस प्रकार, और ये यहाँ इस प्रकार से उसमें उसके स्टेमन्स रहते हैं। ये जैसे इस पे परागकण गिरा देंगे, अगर इस ओवेरी को अपन चीर के देखेंगे तो इसमें एक पराग नलिका दिखेगी बिल्कुल बारीक सी, यहां इसका जो साथ में आके और यहां फर्टिलाइजेशन होकर ओव्यूल्स का निर्माण हो जाता है। तभी तो अपन ने क्या कहा गया है, ए कंप्लीट राइपन ओव्यूल्स है। तो यहां फिर सीड बनते हैं, हमेशा सीड यहीं पे बनते हैं। धतूरे में भी पुष्प ऊपर रहता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में नीचे जो बॉल होता है वहां जाके सीड बन पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं इनमें होती है। अब यहां जब अपन बात कराया जाए कि इनको आप हटा दो,
और इस पे दूसरे परागकण लाके डाल तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आपने देखा होगा मक्का में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा किया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन किस में चला है फसलों के अंदर? मक्का में, ठीक है। मक्का में इसलिए चला कि आपने देखा होगा कि मक्का में नर पुष्प अलग है और मादा पुष्प अलग है। जो डी टेसलिंग की क्रिया पढ़ाई जाती है आप लोगों को, ठीक है। डी टेसलिंग और दूसरी कौन सी होती है? डी सिल्किंग। तो सिल्किंग वाली से काम नहीं है, लेकिन मेन कौन सी है? डी टेसलिंग। टेसल हटाना जरूरी है, उसका नर पार्ट हटा दिया जाता है और उसकी जगह दूसरे से लाके अपूर्ण पॉलिनेशन छिड़क दिया जाता है, ताकि नई हाइब्रिड मक्का तैयार हो जाती है जिसकी अपने को आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वहां ये इजी है। लेकिन आपने देखा होगा गेहूं में हाइब्रिडाइजेशन करवाना क्या है? हार्ड है थोड़ा सा, क्योंकि अपूर्ण किस समय उसमें पोलन जो है मेच्योर होने वाले होंगे, कब पराग नलिकाएं उसमें विकसित होने वाली होगी, और कैसे जैसे करके अपूर्ण ने उस पुष्प को ओपन करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं पराग नलिका डैमेज हो गई। तो इसीलिए थोड़ा सा इनमें हाइब्रिडाइजेशन हार्ड रहता है। गेहूं के अंदर और राइस में कोशिश की जा रही है उनमें भी विकसित करने की, लेकिन इतनी ज्यादा प्रभावी वो नहीं है। तो उनमें जो वेराइटीज अच्छी तैयार की जा रही है वो हमेशा इवोल्यूशन के द्वारा तैयार की जा रही है। एक अच्छा बीज दूसरी जगह से निकाल के या कोई म्यूटेशन से तैयार हो गया उस बीज का आगे उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा एक कंपोजिट बीज, और कंपोजिट बीज वही है अच्छे बीज को तैयार करके 5-10 साल तक लगातार उसको अलग अलग जगह पे उगाया जाए, फिर उसमें से अच्छा बीज निकाल लिया जाए, फिर निकाल लिया जाए, 5-10 साल में वो सारे गुण क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। तो वो बीज अपना कौन सा कहलाता है? कंपोजिट बीज। तो आपने देखा होगा मक्का के अंदर आपको ये दोनों ही चीज पढ़ने को मिलेगी, कंपोजिट सीड रेट और हाइब्रिड सीड रेट। संकुल किस्मों की बीज दर और हाइब्रिड किस्मों की बीज दर, और दोनों में अंतर। मक्का की जो हाइब्रिड किस्मों की बीज दर है शायद मेरे हिसाब से 20 से 25 केजी है, और संकुल किस्मों की है शायद 18 से 20 केजी। संकुल किस्मों की जो बीज दर है, अब आप कह रहे हो कि ये हम भी इसीलिए याद रखते हैं, हमें भी तो एग्जाम देने पड़ते हैं ना, तो हम इसीलिए याद रखते हैं कि कहां से गलत हो सकता है। सीधा सा है कि संकुल किस्म और हाइब्रिड किस्म दोनों की याद कर ली, संकुल और संकर कभी गलत नहीं होगी। टोमेटो भी पढ़ा रहे थे सर, तो उसमें भी आपको यही याद रखना था, साधारण जो टोमेटो बीज दर थी वो कितनी थी? 400 से 500 ग्राम। आज ही पढ़ा के गए। लेकिन आपने देखा होगा हाइब्रिड में कितना अंतर था? हाइब्रिड में कितना अंतर था? वो इसीलिए था कि हाइब्रिड किस्मों का कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्शन देने की क्षमता या उनके बाहर फैलने की क्षमता या उनके आपस में स्पेसिंग ये क्या रखी जाती है? अधिक रखी जाती है। इसलिए उनकी आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। तो अब आपका ये हाइब्रिड सीड और कंपोजिट सीड लिखना ही बाकी है। बाकी समझ में किसी स्टूडेंट को नहीं आया तो अभी भी बता सकता, मैं वापस इसको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है।